मैं डॉक्टर दर्शन पाल हूँ। मैं संयुक्त किसान मोर्चे की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका मेंबर हूँ और सेक्रेटरीट का भी मेंबर हूँ और क्रांतिकारी किसान यूनियन का। आज की जो मीटिंग थी ये संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग जो हमारी दिल्ली में महापंचायत हुई उसके बारे में भी थी और उसके बारे में करके हमारा मेन जो इशू था वो था कि जो प्रेजेंट सिनारियो है इलेक्टोरल जब एक्सरसाइज होने जा रही है जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड भी खुल चुके हैं, जिसमें कंपटीशन शुरू होने जा रहा है 18 तारीख से और 1 जून को पंजाब से खत्म होगा। इसमें हमें जो धोखा देने वाली, हमें चीट करने वाली जो सेंटर में बैठी पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार जो बीजेपी मोदी जी की लीडरशिप में चल रही है, उसने हमारे साथ कुछ वायदे किए थे 10 दिसंबर को जब हमने लेटर लिखा था 2021 को। तो वो वायदे जो थे उनमें से वायदे के मुताबिक उन्होंने हमारे साथ एक कोई बैठक भी नहीं की। 22 मार्च को लास्ट ईयर हमारे साथ बैठक की लेकिन उसमें कुछ नहीं किया उन्होंने। एंड फाइनली हम लगातार बहुत सारे आंदोलन करते रहे। हमने महापड़ाव किया 3 दिन का, 26 जनवरी को पूरे ट्रैक्टर परेड किए पूरे देश में और फिर अभी बड़ी दिल्ली में रैली की। तो हमारा ये गुस्सा भी है और उस गुस्से से एक नारा निकल गया है कि बीजेपी को एक्सपोज करो, बीजेपी को एक्सपोज करो, बीजेपी को दंडित करो, सजा दो। तो ये नारा हमने इसलिए दिया है कि अगर हम डायरेक्टली डिफीट बीजेपी नहीं कह रहे, क्योंकि हमारा जो यूनाइटेड फ्रंट है, ये मोर्चा है, इसमें बहुत विचारधारा, बहुत सिद्धांतों के लोग हैं। इसमें फिर ये सवाल उठ जाता है कि फिर किसको जिताओगे। उसका पहले भी कांग्रेस ने भी तो पॉलिसीज लाए थे, नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी, लेकिन हमारा ये एनालिसिस है कि प्रेजेंटली जो बीजेपी आई है, ये बीजेपी इकोनॉमिकली भी लोगों को खत्म कर रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, महंगाई बढ़ा रही है, कारपोरेट की सेवा कर रही है और बिगेस्ट स्कैम ऑफ द वर्ल्ड इसने किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के उसमें। तो ये लोगों को डरा रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उससे हर आदमी जो है इस तरह से भय पैदा कर दिया है, मीडिया के ऊपर भय पैदा कर दिया है, मीडिया को बिल्कुल गोदी में ले लिया है। बाकी मीडिया तो काम नहीं कर, सोशल मीडिया थोड़ा बहुत कर रहा है। तो ये जो है, जो इस तरह का चल रहा है व्यवहार, उसमें हमारा ये कि हमारे इश्यूज भी हैं, लेकिन ये एक तरह का जो डिक्टेटरशिप वाला राज बनता जा रहा है देश में, संविधान के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा है, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स को कुचला जा रहा है। तो इसके लिए हमें लगता है कि हमें ये पूरी एक मुहिम लेना चाहिए। इसके लिए हमने तय किया है आज कि हम पूरे पंजाब में ही से लेकर तमिलनाडु तक, इधर राजस्थान से लेकर असम तक, हम हर स्टेट में एसकेएम विल कोऑर्डिनेट विद अदर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, अदर ट्रेड यूनियंस और उनको मिला के बाकी जितने भी महिलाओं के, दलितों के, आदिवासियों के, यूथ के, स्टूडेंट्स के, कर्मचारियों के जितने भी संगठन है, उनको एक जन सेंटर बना के, जैसे हमने आंदोलन किया था 13 महीने का, उस तरह का जन आंदोलन बिल्ड, एक शांतमयी लंबा जन आंदोलन बिल्डअप करने का हो। बीजेपी जीत भी जाए उसके बाद भी जन के जो मुद्दे हैं उनको लेकर बड़े आंदोलन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और इसमें अगर बीजेपी दंडित हो जाती है तो देश के लोगों को ठीक से एक सांस आने लगेगा। सॉरी, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बाइकाट कर रहे हैं? नहीं, हम बाइकाट नहीं बोल रहे हैं। हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जाके 10 साल का उनका जो विश्लेषण है वो बताओ। उनका जो पर्टिकुलर कैंडिडेट, जैसे अजय मिश्र टैनी है, अजय मिश्र टैनी ने लखीमपुर खीरी में 5 लोगों की हत्या की, उसके बेटे ने, उसका पिताजी भी उसमें शामिल था, जो एफआईआर दर्ज हुई है। और इसलिए हमारा ये है कि हमने एक जनरल डायरेक्शन दी है कि बीजेपी की वो कंस्टिट्यूएंसी जिसको हम बोलते हैं बहुत क्रिटिकल कंस्टिट्यूएंसी है, जो स्ट्रेटेजिक कंस्टिट्यूएंसी है, जहां मार्जिन डिफरेंस ऑफ वोट्स कम था, वहां ज्यादा केंद्रित करो। ताजो जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि अगर बंदे को मारना हो फांसी देके, तो फांसी देके गले में मारा जाता है, उसको यहाँ से फांसी देके नहीं मारा जा सकता। इसलिए जब किसी को दंडित करना है, कहाँ दंडित देके उसके होश उड़ जाएंगे या मर जाएगा, इसमें पॉलिटिकल, इस इलेक्टोरल उसमें भी अगर हम उसको दंडित करेंगे उस जगह में जाके जहाँ ऑलरेडी वल्नरेबल हो, कमजोर है, तो हमारा जो रिजल्ट है अच्छे है।
करते हैं जी। और बाकी जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनके भी कह रहे हैं कि आप कोऑर्डिनेट करेंगे उनके साथ में, तो आप अपने खुद के कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े करते चुनाव में? देखिए, ये इसमें एक्सपेरिमेंट हुए हैं पहले भी, तो ये सिचुएशन में अभी किसान संगठन नहीं, हमने पहले करके देखा है और किसान संगठन भी हमारे जो हैं अल्टीमेटली डिवार्फ हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। अभी इस जंक्चर में ये हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन आने वाले में कभी अगर कोई ऐसा माहौल बनेगा, बड़ा कोई जन आंदोलन होगा, उस जन आंदोलन में अगर किसानों और मजदूरों की ताकत कोई ऐसी होगी जो ताकत शायद कभी जैसे लंका में हुआ था या बहुत सारे देशों में होता है कि पब्लिक जब उठ के जाती है, महलों को घेर लेते हैं या राष्ट्रपति उसको घेर लेते हैं, उससे अगर कोई अल्टरनेटिव निकलेगा तो हम किसान लोग भी ये सोचेंगे, तो डायरेक्ट कंटेस्ट में आएंगे तब मगर उस समय सोचा जाएगा कैसा होगा। लेकिन ये बात सच है कि ये कारपोरेट के एजेंट हैं, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के एजेंट हैं, ये जो जनता को वोट लेने वाले ही एक टूल मानते हैं, इनके जो पॉलिसीज इनके लिए बनाते हैं वो उतना ही देते हैं कि ये जिए, हमारे लिए काम करे, खेत में पैदा करे, फैक्ट्री में पैदा करे, उससे अलावा इनको कोई सोशल या उस तरह के राइट्स नहीं। क्या सभी किसान संगठनों में एकजुटता है? देखिए, किसान संगठनों में ऑल इंडिया में जो एसकेएम है, तकरीबन बहुत संगठनों में जो संगठन अभी बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं वो पहले भी हमसे पंधेर जो थे अलग थे हमसे। एक डल्लेवाल जी ने अलग से अपना नॉन पॉलिटिकल फैक्शन बनाया है, बहुत छोटा है। तभी आप देखिए कि पंजाब से ही लोग आए, जो हरियाणा के भी चंद लोग थे वो पंजाब में चले गए और पंजाब से आके दिल्ली कूच किया। हरियाणा से किसी ने दिल्ली कूच नहीं किया, यूपी से नहीं हुआ, मध्य प्रदेश से नहीं हुआ। सो हमारे पंजाब के ही कुछ फोरम हैं जो अलग हैं, हमारा उनसे भी बातचीत हो रहा है, हमारी 6 मेंबर कमेटी बनी है। वी आर कंटिन्यूइंग टॉक्स विद देम टू हैव ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड कॉमन स्ट्रगल। इंद्रजीत सिंह, कार्यकर्ता संयुक्त किसान मोर्चा। आज कहाँ से जो किसान संगठन आए थे? आज बहुत सारे प्रदेशों से आए हैं, मतलब तेलंगाना तक से आए हुए हैं, आप कह सकते हैं। यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, केरला है, हरियाणा है, राजस्थान, तो सभी जगह से ऑलमोस्ट प्रतिनिधि किसानों के आए हुए थे। और इस बात के ऊपर ना ये विचार किया गया कि एक ऐसी स्थिति आ गई है ये आंदोलन के चलते चलते कि एक तरफ मतलब कारपोरेट परस्त वो सरकार है जिसका चेहरा भी घोर रूप से भ्रष्ट है, और उस चेहरे को वो छपाने के लिए, ढकने के लिए लोगों के बीच में सांप्रदायिकता, कहीं हिंदू मुस्लिम या जात पात के आधार पर विभाजित करके चुनाव जीतना चाहती है। हमारा उसके काउंटर में किसान मजदूरों को और उन सभी तबकों को साथ लेकर जो इनकी नीतियों से प्रभावित हैं, एक काउंटर पैदा करने का है कि ये विभाजनकारी जो इनकी रणनीति है इसको सफल नहीं होने देंगे, और हम मुद्दों पर आधारित एकता करते हुए विकल्प की नीतियों को चुनाव के दौरान भी केंद्रीय जो धरातल है भारत की राजनीति का, उसके केंद्र में लाना चाहते हैं उन नीतियों को। कैसे करेंगे ये काम? उसके लिए हम राज्य स्तर से लेके, जैसे 14 मार्च को हम रामलीला ग्राउंड में करके आए, इसी प्रकार से राज्यों में बड़े बड़े सम्मेलन करेंगे और पंचायतें करेंगे। उसके बाद नीचे गांव के स्तर पर इन तबकों की एकता बनाते हुए इन मुद्दों को प्रमुखता देके, और बीजेपी से सवाल जवाब किए जाएंगे कि क्यों उन्होंने इस तरीके से तबाह किया है, और दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां उनसे भी पूछा जाएगा कि वे किस तरीके से, उनका क्या नैरेटिव है, उनका क्या संबोधन है इन समस्याओं को हल करने की दिशा में। तो क्या लगता है कि किस तरह से मौजूदा हालात बीजेपी सरकार में लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र तो खतरे में है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं, वो तो सामने पड़ा दिख रहा है, दुनिया देख रही है। लेकिन हमें विश्वास है कि जनता इनको दंडित करेगी और किया जा सकता है। चुनाव में बाइकआउट करने का फैसला लिया? नहीं, चुनाव का बाइकाट का क्यों करेंगे? मतलब चुनाव में बीजेपी का तो अब लोग बीजेपी के प्रति जो रुख अपनाएंगे वो सामने ही आ जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि उसका विरोध करो, बेनकाब करो और दंडित करो, ये नारा है एसकेएम का। आप बीजेपी को इस तरफ विरोध करने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपके जो साथी अभी पहले कह रहे थे, वो कह रहे थे कि हो सकता है कि बीजेपी फिर से पावर में आ जाए, तो नहीं, भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उनका ये कहना है कि चुनाव तक की लड़ाई नहीं है ये। इन एनी केस बीजेपी आउस्ट होगी ऐसा हम समझते हैं, और नहीं भी होती है
या कोई और भी आ जाता है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये लड़ाई बंद हो जाएगी। ये नीति परिवर्तन की लड़ाई है और लंबी चलेगी। आज तो ये सिचुएशन है कि हम किसान मजदूर आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करना चाहते हैं। जी नहीं, वो तो उसकी तो उन्होंने की ना, अभी उसकी निंदा करते हैं, वहां पंचायत भी करेंगे जाके। और ये जो बाकी हमारे यहाँ जो ओले वगैरह पड़े हैं, दूसरा राउंड हो गया ओलावृष्टि का, बहुत ही अफसोस की बात है, क्या करें। और सरसों बिक नहीं रही, बड़ी मुश्किल से तो निकाली है, लेकिन जो खरीद एजेंसियां हैं वो मंडी के अंदर नहीं आ रही।